हेलो मेरे डाटा एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग मशीन लर्निंग की लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग आज क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। मशीन लर्निंग के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे और जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग जुपिटर नोटबुक पर उसकी प्रैक्टिकल यानी कि कोडिंग करके उसको समझेंगे जो भी हमने थ्योरी कवर किया है। मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी ये सारी टॉपिक्स को पैरेलली कवर करूँगा। मतलब अगर मुझे लगेगा कि मशीन लर्निंग का इतना बेसिक हमें पता चल गया है कि हम डीप लर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट भी वहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा, डाइवर्स चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग ही मिलेगा और आप बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हर थ्योरी वीडियो में मैं नोट्स बनाऊंगा और उन नोट्स को स्कैन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, पीडीएफ रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है और क्रॉस वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। एक मॉडल बनाने के लिए तो हम उस पर क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं और उसको टेस्ट डेटा सेट पे टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग वैलिडेशन भी बोलते हैं। टेस्ट डेटा सेट या वैलिडेशन डेटा सेट, ठीक है। अभी एक मेथड है जहाँ पर हम पूरे डेटा सेट को, जो भी डेटा सेट मेरा दिया हुआ है उसको हम ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हम डेटा सेट में से रैंडम सिलेक्शन करते हैं। मतलब इन टाइम डेटा सेट हुआ, उसमें से कोई भी ट्रेन में जा सकता है और कोई भी टेस्ट में जा सकता है। यानी कि इसका कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 80% ट्रेन में चला गया और 20% टेस्ट में चला गया। ए नंबर वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेथड है जिसमें हम लोग ट्रेन में कुछ परसेंटेज और टेस्ट में कुछ परसेंटेज रैंडम सिलेक्शन करके डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास ओनली वन ट्रेन एंड टेस्ट सेट है, सिर्फ एक ही ट्रेन सेट है और एक ही टेस्ट सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओनली वन परफॉर्मेंस मेजर, सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस मेजर होगा जो कि हम सिर्फ टेस्ट डेटा सेट पे निकाल सकते हैं। तो अगर वो रिग्रेशन है तो दिस कैन बी एनीथिंग, लाइक यहाँ पर हम मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन है तो हम एरिया अंडर कर्व या फिर एक्यूरेसी कुछ भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब रैंडम स्प्लिट किए तो क्या हुआ, मेरे पास बस एक ही ट्रेन सेट है और एक ही टेस्ट सेट है। मॉडल को ट्रेन होने के लिए बस ट्रेन है, मॉडल को टेस्ट करने के लिए बस एक ही टेस्ट है। इसलिए जो इसका परफॉर्मेंस है सिर्फ एक ही डेटा सेट भी नहीं कर सकता है। अगर क्योंकि हम लोग मेन परफॉर्मेंस किस पर देखते हैं, टेस्ट पे। ट्रेन का अपना मैटर नहीं करता है, ठीक है, टेस्ट का सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो कि अनसीन डेटा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसीन डेटा। क्या बोलते हैं, अनसीन डेटा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको मॉडल ने कहीं पर भी नहीं देखा जब वो ट्रेन हो रहा था। तो इस बीच में इसका कोई लेना देना नहीं था मॉडल से, बिल्कुल वो हट के था। तो मॉडल अब इस पे से टेस्ट होगा। तो मॉडल का जब भी मॉडल बनता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, जो उसके अनसीन डेटा है, जो उसने कहीं पर भी नहीं देखा है, उस पर वो अच्छा परफॉर्म करे, तभी मॉडल अच्छा माना जाएगा। ट्रेन पे चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टेस्ट पे अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल को परफॉर्म करने के लिए एक ही टेस्ट डाटा सेट है। क्या हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेस्ट हो और एक से ज़्यादा ट्रेन हो, तो उस केस में क्या होगा, जब मॉडल हमारा एक से ज़्यादा, जब हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है, एक से ज़्यादा होगा और टेस्ट भी एक से ज़्यादा होगा, तो जो हमारा मॉडल बनेगा वो काफ़ी रोबस्ट बनेगा और क्या होगा, काफ़ी स्टेबल बनेगा और हमारे पास एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा
डिफरेंट डेटा सेट पे हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है और हमारा मॉडल कितना स्टेबल है, कितना रोबस्ट है, और ये सारी चीज़ें हम इसे पता कर सकते हैं अच्छे से। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 टेस्ट सेट्स है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इसमें फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्यूरेसी है वो 90% आता है, इसमें भी 90% आता है, और इसमें 92% आता है फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या पता चलता है कि मॉडल हमारा स्टेबल है। और इससे भी पता चलता है कि हमारे पास अभी 3 इवोल्यूशन मैट्रिक हो गए, 90%, 90% और 92%, यानी कि हमारा मॉडल ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे इस डेटा सेट पे फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा सेट पे 10% आता तो हमें क्या पता चलता है कि मॉडल तो स्टेबल है ही नहीं। इस डेटा सेट पे 10% AUC आ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है सॉरी, और यहाँ पर इसमें 92% आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर इस डेटा सेट में वो अच्छा नहीं कर रहा। तो हम अलग अलग डेटा सेट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो अपने मॉडल को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं, मॉडल को स्टेबल बना सकते हैं वहाँ पर। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जब हम उसको मॉडल में जब हम ट्यूनिंग करेंगे, यानी कि जब हाइपर, अच्छा ये आई थिंक आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है अब दिख रहा होगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब करेंगे तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा सेट होंगे जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन होगा, ट्रेन 1, ट्रेन 2, बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा सेट होंगे। और हर ट्रेनिंग पे हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक होगा। हम सारे ट्रेनिंग पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सारे ट्रेनिंग में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। और जिस सेट का सबसे मिनिमम इवैल्यूएशन मैट्रिक होगा, या फिर रिग्रेशन है तो वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए, क्लासिफिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। तो जहाँ पर भी जो भी बेस्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक मिलेगा उसका हम वो हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या फ़ायदा हुआ, एक तो मैंने इवैल्यूएशन मैट्रिक हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दूसरा हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर पा रहे हैं, और तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि अगर हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अगर यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ मेरा क्रॉस वैलिडेशन का। इतने सारे फ़ायदे हैं क्रॉस वैलिडेशन के। यहाँ पर सिंगल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा था तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी मेथड को जो हम ये अलग अलग ट्रेन और टेस्ट बना रहे हैं, जबकि बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रेन टेस्ट बना रहे हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। सबसे पहला टेक्निक है की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो ये नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर दो नाम है, एक है की, एक है फोल्ड, की और दूसरा है फोल्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डेटा के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10,000 डेटा सेट है, 10,000 ऑब्जर्वेशन है, 10,000 ऑब्जर्वेशन है, एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 10,000 रोज है, 10,000 ऑब्जर्वेशन है। उसको क्या करते हैं, पहले तो एक की डिफाइन करते हैं, मतलब हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं। फोल्ड का मतलब यहाँ पर होता है ग्रुप। ये जो 10,000 डेटा सेट है इसको हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम के का वैल्यू 5 लेते हैं, ये हमने यहाँ पर लिया 5, तो 10,000 पर 5 करेंगे तो कितना आएगा 2,000। ठीक है, यानी कि 2,000 करके, यानी कि एक ग्रुप में 2,000 डेटा सेट होंगे, और टोटल 5 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2,000 के 5 ग्रुप बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पर भी 2,000, यहाँ पर भी 2,000, यहाँ पर भी 2,000, यहाँ भी 2,000 और यहाँ भी 2,000। तो 2,000 करके 5 ग्रुप बन गया, टोटल 10,000 हो गए। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहला आइटरेशन चलेगा। सबसे पहला आइटरेशन में क्या होगा, जो पहला डेटा सेट है, ठीक है, वो बन गया मेरा टेस्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, 10,000 डेटा सेट था, उसको 2,000 में रैंडमली डिवाइड कर दिया कोई भी। ठीक है, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं डिवाइड करने का, 2,000 का ग्रुप बन गया और उसको रैंडमली डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे पहला ग्रुप है, यानी कि जिसमें 2,000 ऑब्जर्वेशन है, उसमें वो मेरा टेस्ट डेटा सेट बन गया, और बाकी जितने बचे हैं 8,000 डेटा सेट वो
ट्रेनिंग डाटा सेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें 8,000 में ट्रेनिंग हुआ और 2,000 में टेस्ट हुआ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इवोल्यूशन मैट्रिक्स और यहाँ पर अगर कुछ एरर ले लेते हैं तो एरर निकल गया, यहाँ पर एरर 1 निकल गया। दूसरा इटरेशन में क्या हो रहा है, जो दूसरा फोल्ड है वो टेस्ट बन गया और बाकी ट्रेन बन गया। यहाँ पर फिर हो गया एरर 2, यानी कि जो इस पर जो एरर निकल रहा है टेस्ट पर, जो भी इवोल्यूशन मैट्रिक्स निकल रहा है वहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं। तीसरा में तीसरा, चौथा में चौथा और पाँचवा में पाँचवा। इसी तरीके से सबका एरर यहाँ पर निकाल लेते हैं। एरर 5 हो गया ये, और फिर फाइनली हमारा पूरा इटरेशन रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एवरेज एरर निकाल सकते हैं, यानी कि जितना भी एरर था, एरर 1 से लेकर एरर 2 और फिर एरर 5/5, यानी कि क्या गया, समेशन ऑफ i1 से लेकर k तक गया i1/k। तो ये हो गया मेरा एवरेज एरर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम वहाँ पर जो टेस्ट स्पीड कर रहे थे वहाँ पर एक ही एरर निकल रहा था, यहाँ पर 5 एरर निकल रहा है और पाँचों का हम एवरेज ले सकते हैं। तो ये जो हुआ ये ज़्यादा बेटर है पहले वाले से कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर हमें हर एक फोल्ड का, हर एक टेस्ट डाटा सेट का अलग अलग टेस्ट डाटा सेट के एरर मिल रहा है, और उसका जब हम एवरेज आउट करेंगे तो ये मेरा पूरे ट्रेनिंग का, ये मेरे पूरे मॉडल का एक्चुअल एरर मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है कि फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा सेट रहता है 10,000 20,000 या फिर बहुत ज़्यादा मिलियंस में, तो वहाँ पर हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हैं, लेकिन के हम लोग लिमिट में रखते हैं। मोस्टली के का वैल्यू जो है आप यहाँ पर 3 से 5 तक रख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स केस में 5 से ज़्यादा जाते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग 10 जाते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो 3 to 5 रखते हैं। क्यों 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत फिर ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा ग्रुप बनेगा तो बहुत ज़्यादा आइट्रेशन भी होगा। तो आइट्रेशन को कम रखने के लिए हम लोग के का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, मैक्स टू 3 to 5 या मैक्स टू मैक्स अप टू 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये एक मेथड है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का, काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें भी देखिए 2 चीज़ से बनाई है, पहला है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो सबसे पहले तो ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक के जैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में काम आता है। मतलब जहाँ पर भी हमें टारगेट वेरिएबल बाइनरी के फॉर्म में दिया रहता है, मतलब जहाँ पर भी क्लासेस दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक है मेल और फीमेल, मतलब ऐसा कोई टारगेट वेरिएबल होगा जिसमें हमें मेल या फीमेल को प्रेडिक्ट करना है। बस 2 कैटेगरीज है, मेल जिसको हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है, और फीमेल जिसको हम लोग 0 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी का ये है कि हर एक फोल्ड में जो मेरा क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होना चाहिए। तो जो मेरा डेटा सेट था उसमें फॉर एग्जांपल 70% मेल है और 30% फीमेल है, ठीक है। तो ये 70-30 का जो रेशियो है, 70/30 का जो रेशियो है वो हर एक फोल्ड में 1 2 3 4 5 जितनी बाकी जितनी भी फोल्ड है सब में ये रेशियो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हर फोल्ड में ज़रूरी नहीं है कि 2000 के सैंपल हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नॉट नेसेसरली इक्वल सैंपल्स इन ईच फोल्ड, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जा रही है मेरी, क्योंकि ये पहली बार मैं पेन टेप यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो जा रही है, पर धीरे धीरे मैं इसको सुधार लूँगा। आई थिंक अभी हमको समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी सी राइटिंग अच्छी बने। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब में 2000 सैंपल हो। फॉर एग्जांपल इसमें 1500 सैंपल भी हो सकते हैं और दूसरे वाले में 2500 सैंपल भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो रेशियो है बेसिकली 70/30 वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब ज़रूरी है कि अप्रॉक्स बिल्कुल ही सेम हो, 70/30 हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 65 हो, ये 35 हो, मतलब जो इसका जो रेशियो है अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम नहीं सेम होगा ये तो कोई ज़रूरी है भी नहीं, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अप्रोक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली के स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मेन फंडा ये है।
उसके बाद आते हैं हम लोग लीव वन आउट क्रॉस वेलिडेशन। लीव वन आउट क्रॉस वेलिडेशन में क्या होता है, इसमें पूरे डेटा सेट में बस एक ऑब्जर्वेशन, बस ओनली वन ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग टेस्ट बना देते हैं, टेस्ट करते हैं इस पर। और बाकी जितने भी बचे, अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर n लेता हूँ तो n-1 इस पर ट्रेन होगा। और आइट्रेशन कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर n तक। ये जो मेथड है वो बहुत ही, अगर डेटा सेट स्मॉल है, स्मॉल डेटा सेट है तो उसके लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास बस 1000 सैंपल्स ही हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बिग डेटा है तो वहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आइट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसकी n तक चला रहे हैं ना, क्योंकि जो उसका टोटल ऑब्जर्वेशन है वहाँ तक आइट्रेशन चला रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, जहाँ पर भी स्मॉल डेटा सेट है वहाँ पर काम आएगा। तो इस यहाँ पर इस डायग्राम को देख के समझने का ट्राई कीजिए। ये जो येलो वाला है वो टेस्ट डेटा सेट है और बाकी जो है वो ट्रेन है। मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में बस एक ही ऑब्जर्वेशन, ओनली वन रो यहाँ पर टेस्ट हो गया है और बाकी सारे जितने बचे ट्रेन हो रहा है। ऐसे आइट्रेशन चलते जा रहा है, पहला, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, और फिर यहाँ पर सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो टेस्ट हो गया, बाकी सारे ट्रेन हो गए। बाकी सारा मेथड सेम है, सबका एरर निकालेंगे और सबका एरर निकालने के बाद उसका एवरेज स्कोर निकाल लेंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज़ है कि यहाँ पर जब डाटा सेट मेरा बहुत कम दिया हुआ हो, बहुत थोड़ा कम हो, जैसे 1000 हो, 100 हो, 2000 हो, 5000 हो, तो वहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हेवी डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो K-फोल्ड वेलिडेशन ही बेस्ट है। इसके बाद आता है टाइम सीरीज क्रॉस वेलिडेशन। एक है टाइम सीरीज, दूसरा है क्रॉस वेलिडेशन। तो ये आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो उस तरीके के डेटा सेट में हम टाइम सीरीज क्रॉस वेलिडेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, किसी डेटा सेट का फोरकास्टिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर मंथ दिया हुआ है एक में कॉलम में और दूसरी में सेल्स दिया हुआ है। मतलब कोई एक रिटेल शॉप है, इसका मंथ वाइज सेल दिया हुआ है, मतलब जनवरी 2023 का सेल्स दिया हुआ है कि 1 लाख का सेल हुआ, फरवरी 23 का दिया है 2 लाख का सेल हुआ। ऐसे ही सारा दिया हुआ है अप टू फॉर एग्जांपल दिसंबर 23 का 5 लाख का सेल हो रहा है। जनवरी 24 का निकालना है कि कितना सेल्स होगा, नहीं दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जनवरी में 1 लाख, फरवरी में, मार्च में इतना, दिसंबर में इतना, जनवरी में इतना। तो यहाँ पर टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस केस में यहाँ पर हम टाइम सीरीज क्रॉस वेलिडेशन करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर का बाकी मेथड था K-फोल्ड क्रॉस वेलिडेशन, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। टाइम के साथ सब कुछ वेरी कर रहा है, यहाँ से टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे मेरा पूरा फोकस है। इसके लिए यहाँ पर 2 मेथड है। सबसे पहले मेथड क्या है, इसको करने का को बोलते हैं रोलिंग फॉरवर्ड मेथड। रोलिंग फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से चलता है। मतलब अगर मैं जनवरी लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ले लिया, 3 महीने के लिए लिया, तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कितने मंथ का लेना है ये सब डिसाइड खुद से कर सकते हैं। टेस्ट डेटा सेट भी हम ले सकते हैं अप्रैल, फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल लेता हूँ, एक ही मंथ का ले रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट आइट्रेशन में चल रहा। और सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा कि जो ट्रेनिंग है जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, और अब अप्रैल भी ऐड कर दी उसमें, ठीक है। और टेस्ट डेटा सेट को क्या कर दिए, मई बना दिए। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन में 1 मंथ और ऐड कर देंगे और इसको और आगे बढ़ा देंगे। मतलब रोलिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब हम फॉरवर्ड की तरफ मुड़ रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ट्रेनिंग में भी देखिए ये मेरे ये फिक्स है, लेकिन फरवरी, मार्च और ये से इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। टेस्ट भी मेरा फॉरवर्ड हो रहा है, ट्रेन भी मेरा फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फॉरवर्ड। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं, दूसरा मेथड को बोलते हैं एक्सपेंडिंग विंडो, एक्सपेंडिंग विंडो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरा टेस्ट डेटा सेट है वो सबसे रिसेंट मंथ का होता है, सबसे रिसेंट मंथ। मतलब यहाँ पर सबसे रिसेंट मंथ कौन सा, देखिए दिसंबर है, तो यहाँ पर टेस्ट डेटा सेट किसका बन गया, दिसंबर 23 का। और जो मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट है वो उसके पहले का होगा, दिसंबर तक है,
तो इसमें क्या होता है कि जहाँ तक हमने इसको फिनिश किया, जैसे दिसंबर है तो दिसंबर के पहले वाला ही ट्रेनिंग होगा, जहाँ से ट्रेनिंग खत्म होगा टेस्ट उसके बाद से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, अक्टूबर नवंबर ले सकते हैं फर्स्ट आइटरेशन में। सेकेंड आइटरेशन जब होगा तो उसमें जो ट्रेनिंग होगा उसके पहले कब ऐड होगा, उसमें रोलिंग में फॉरवर्ड में क्या होता है आगे कार्डिंग हो रहा था, इसमें पहले क्या होगा, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें ऐड हो गया। और टेस्ट डेटा सेट यहाँ पर फिक्स है दिसंबर 23, तो इसमें टेस्ट डेटा सेट मेरा फिक्स है, ठीक। और उसके पहले का हिस्टोरिकल डाटा ट्रेनिंग में ऐड हो रहा है। तो ये दो मेथड है, पहला रोलिंग फॉरवर्ड, दूसरा एक्सपेंडिंग विंडो। आई होप ये अच्छी तरीके से क्लियर है। रोलिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपेंडिंग में हम उसको ट्रेनिंग डेटा सेट को हिस्टोरिकल डाटा ऐड कर करके उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन। नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन सिमिलर टू के फोल्ड के जैसा ही है, सिमिलर है बिल्कुल ये, बस इसमें दो चीज़ें, एक है इसमें दो बार चलता है क्रॉस वैलिडेशन, एक को बोलते हैं आउटर लूप और दूसरे को बोलते हैं इनर लूप। मतलब इसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दो बार चल रहा है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। आउटर लूप में क्या हो रहा है कि उसके ऑप्टिमल पैरामीटर्स को खोज रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो उसका इवोल्यूशन मैट्रिक होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन चला रहे हैं। और दूसरा में क्या कर रहे हैं, उसके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं, ट्यून पैरामीटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेट जो हर फोल्ड का निकल रहा है, उस हर फोल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ट्रेन और वैलिडेशन को डिवाइड कर देंगे और उसके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। उसमें जो सबसे बेस्ट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग निकलेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ओवरऑल जो सबसे बेस्ट इवोल्यूशन मैट्रिक निकलेगा उसको लेंगे या फिर इसको एवरेज आउट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है के फोल्ड वैलिडेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बार चलता है। एक बार आउटर लूप में चलता है, तो आउटर में क्या होता है, इवोल्यूशन मैट्रिक देखते हैं और उसके अंदर का लूप जो कि ये ट्रेनिंग सेट है, ये ट्रेनिंग सेट हुआ, ये ट्रेनिंग सेट हुआ, ये ट्रेनिंग सेट हुआ, उसमें फिर से वो उसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ होता है और उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। तो ये है नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन। ये नाम से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ईजी है, कुछ है नहीं, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, दो बार चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मोंटे कार्लो क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम जो आइटरेशन है खुद से डिफाइन कर रहे हैं कि कितना आइटरेशन चलाना है, एक तो ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर रैंडमली हो रहा है, जो भी काम हो रहा है यहाँ पर रैंडम डेटा सिलेक्शन हो रहा है। मतलब फर्स्ट आइटरेशन में ट्रेनिंग कैन बी 80% और बाकी टेस्ट। सेकेंड आइटरेशन में ट्रेनिंग कैन बी 70%, बाकी टेस्ट। थर्ड में ट्रेनिंग कैन बी 60%, बाकी टेस्ट। ऐसे करते करते जितने आइटरेशन चलाना, अगर 100 आइटरेशन चलाता है तो 100 में कुछ भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मतलब हर बार हम रैंडमली सफल करते हैं, एक बार ट्रेनिंग और टेस्ट निकालते हैं, फिर से डेटा को रैंडमली पूरा सफल कर देते हैं यहाँ सुबह, और फिर से हम उसका ट्रेनिंग को 70-30 या फिर किसी में भी, जरूरी नहीं है कि ये तो पिछला आइटरेशन था उसके बराबर ही ये हो, इसमें हम हर बार रैंडमली डाटा सेट को सिलेक्ट करते हैं और हर बार सफल भी करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं और सबका यहाँ पर एरर निकालते हैं और उसका बाद में मीन एरर निकालते हैं। ये एरर निकालने का तरीका सेम है, हर आइटरेशन का एरर निकालेंगे और फिर उसका हम लोग मीन ले लेंगे। उसके बाद है रिपीटेड क्रॉस वैलिडेशन। ये भी के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक ही है, के फोल्ड ही है, लेकिन हम लोग इसको एक बार से ज़्यादा बार रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ये 5 बार रन हुआ, 1 2 3 4 5 है, ये 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक ही, लेकिन एक बार रन हुआ, फिर से डेटा को सफल किए, यहाँ पर डेटा को सफल किए रैंडम, ठीक है। सफल होने बाद फिर से 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन निकाला और फिर से इसको हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर सारे रन का इवोल्यूशन मैट्रिक निकल सकता है मेरा एवरेज, और उस एवरेज का भी हम एवरेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मॉडल क्या हो गया, और ज़्यादा रोबस्ट हो गया, पहले से और ज़्यादा रोबस्ट हो गया। उसके बाद आता है लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन। ये जो हमारा ऊपर में हम लोग पढ़ा था LWCB यानी कि लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर P कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन 1। तो अगर P यहाँ पर 1 हो गया तो ये LWCB के बराबर हो गया, और अगर मेरा P 1 से ज़्यादा है तो ये लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक हो गया। जैसे फर्स्ट आइटरेशन देखिए,
ये और ये और यहाँ पर कलर ही मैंने कुछ और ले लिया। हाँ, ये और ये टेस्ट बन गया। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है, 3 है। ये दूसरे वाले में ये बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन पी मेरा फिक्स है। 3 ही डेटा सेट लेना है, लेकिन वो हर आइटरेशन में रैंडम सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार चलेगा ये मॉडल, क्योंकि यहाँ पर 3 डेटा सेट है, राइट। पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है। अगर पी का वैल्यू 1 होता है और सैंपल का वैल्यू 1000 होता तो ये 1000 पर चलता। तो पी का वैल्यू यहाँ पर 1000/p हो गया, इतनी पर चलेगा। नंबर ऑफ आइटरेशन इक्वल टू 1000/p। तो p 3 है तो 1000/3। तो ये जितना आएगा, कितना आएगा, ये अप्रोक्स 333 के अप्रोक्स, राइट, यानी कि 333 पर चलेगा ये। लास्ट मेथड बचता है स्ट्रेटिफाइड सफल क्रॉस वैलिडेशन। तो यहाँ पर भी स्ट्रेटिफाइड आएगा, इसका मतलब ये होगा कि वो क्लासिफिकेशन के लिए है। यहाँ पर भी ये क्लासिफिकेशन के लिए है। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हर आइटरेशन में यहाँ पर सफल हो रहा है डाटा सेट और रेंडमली सिलेक्ट हो रहा है ट्रेन या टेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंटेन रह रहा है। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करेगा। मतलब जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास का परसेंटेज था 70/30, ये रेशियो ट्रेन में भी और टेस्ट में भी हर आइटरेशन में सेम रहेगा। इसका मेन फंडा यही है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बार फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, 80% ट्रेन में गया, ठीक है, 20% टेस्ट में गया, और इस टेस्ट में भी 70/30 का रेशियो है, इसमें भी 70/30 का रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पर 80-20% स्प्लिट हो गया। तो सेकेंड आइटरेशन में फिर से सफल हो गया, पूरे डेटा सेट फिर से घूमा और फिर से यहाँ पर 80-20 में डिवाइड हो गया और फिर से 70/30 का रेशियो जो है कांस्टेंट यहाँ पर रह रहा है। तो सारे आइटरेशन में यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पर आइटरेशन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटरेशन अपने से। और लेकिन यहाँ पर बस एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि अप्रॉक्स क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा के फॉर क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक, जहाँ पे हम लोग के इक्वल ग्रुप्स बनाते हैं और हर ग्रुप में ग्रुप टेस्ट बनता है, बाकी ट्रेन बनता है, आइटरेशन चलता है, सबका एरर निकलता है, एवरेज होता है। स्ट्रेटिफाइड के फॉर क्रॉस वैलिडेशन के फॉर जैसा ही है, लेकिन इसमें हर ग्रुप में जो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंटेन होना चाहिए। लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन में जहाँ पर एक स्मॉल डेटा सेट है तो कोई भी एक डेटा सेट टेस्ट बन जाता है, बाकी सारे ट्रेन बन जाते हैं। उसके बाद टाइम सीरीज डेटा में, ये वाला टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज डेटा में क्या था मेरा कि जो भी टाइम सीरीज का अगर कोई डेटा है तो उसको हम लोग 2 मेथड से देखते हैं, रोलिंग फॉरवर्ड और एक्सपेंडिंग विंडो। रोलिंग फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जिसमें मेरा जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेनिंग डेटा सेट का वो फिक्स रहता है और इसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं और टेस्ट भी आगे की ओर बढ़ते रहता है। एक्सपेंडिंग विंडो में क्या था कि जो हमारा सबसे रिसेंट डेटा पॉइंट होता है वो हमारा टेस्ट बनता है और उसके पीछे टेस्ट बनता है और इसके पीछे ड्रेन बनता है और ड्रेन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं हिस्टोरिकल डेटा ऐड करके। नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन में के फॉर क्रॉस वैलिडेशन ये टेक्निक ही चलता है, लेकिन इसमें 2 बार चलता है। एक बार आउटर लूप में चलता है, एक बार इनर लूप में चलता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन में रैंडम सिलेक्शन होता है और हर आइटरेशन में ट्रेनिंग और टेस्ट का सैंपल डिफर भी कर सकता है, नॉट नेसेसरी बट डिफर भी कर सकता है। तो 80%, 70%, 60% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पर आइटरेशन भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं। रिपीटेड क्रॉस वैलिडेशन में के फॉर क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डाटा को एक बार रन करते हैं, फिर सफल करते हैं और फिर से के फॉर चलाते हैं, और ऐसे हम लोग जितना बार भी चलाना चाहते हैं 5 बार, 6 बार, 10 बार चला सकते हैं। इससे हमारा मॉडल और रोबस्ट बन जाता है। लीफ बी आउट इज सिमिलर टू LOOCV, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 0 था, पी का वैल्यू 1 था, यहाँ पर पी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सफल में यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर हर बार डाटा सफल होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर में जो रेशियो है, जो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो जो मैंने PDF ऐड किया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कवर कर दी है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैंने अच्छे से लिख दिया है, समझा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इस पूरे
जो हमने अब तक समझा है उसको हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे।